जब गैट करार आ गया, जब WTO आ गया, तब हम अकेला संगठन था, शरद जोशी अकेले आदमी थे भारत में जिन्होंने उसका स्वागत किया। हमने दीवारों पे लिख दिया था, धन्यवाद डंकेल, दे दी हमें आज़ादी। तो यह आज़ादी की मांग हमारी 1980 के दशक से है और बहुत सारे आंदोलन हुए हमारे इस मांग के लिए, लेकिन सरकार ने कभी ये किया नहीं। पहली बार भारत में एक सरकार आई थी कि जो ये करना चाहती थी। पहले तो 3 कानून तो ये थे कि एक APMC के बारे में था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में था, तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट के बारे में था। अभी जो APMC के प्रेमाइसेस में ये किसानों ने अपना माल बेचना है, ये कंपल्सरी है आज भी, तो उन्होंने वो हटा दिया था। और APMC के बाहर भी कहीं भी अपने फार्म गेट से रास्ते पर कहीं भी आप घर से ट्रेड कर सकते थे। कमेटी ने काम किया तो काफ़ी सारे किसान संगठनों, उनके नेताओं से बात किए जो ट्रेडिंग कर रहे, इसमें उन लोगों से बात किए, ब्यूरोक्रेट से बात की, तो 76% वेर इन फेवर ऑफ द रिफॉर्म्स। ओके, तो उनको रिफॉर्म्स चाहिए थे। जो विरोध कर रहे थे ये तो बस वो अडानी अंबानी किसानों की ज़मीनी हत्या लेंगे वगैरह, ऐसा जो बातें थी वो कर रहे थे। नहीं तो कुछ बोलते मोदी जी कर रहे तो ठीक ही होगा। आज गेहूं पे बैन है, गेहूं के बैन की वजह से पंजाब के किसानों का कितना नुकसान हुआ इस साल आपको बताता हूँ। पंजाब का गेहूं का प्रोडक्शन हर साल 170 लाख टन का है, और ऑन एवरेज 170 लाख टन गेहूं पंजाब में तैयार होता है। इस साल शॉर्टेज की वजह से गेहूं के दाम 3000 से 3500 के रेंज में चल रहे थे। लेकिन सरकार ने दाम गिराने के लिए गेहूं पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। एक्सपोर्ट बैन लगाने की वजह से 3500 में बिकने वाला गेहूं 2000 में बेचना पड़ा। हमारा MSP को विरोध नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले मार्केट फ्री करो। मार्केट फ्री होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करे। और आप कानून बनाएंगे तो ये नहीं कहना कि भाई व्यापारियों ने इसी दाम से खरीदी करना चाहिए। व्यापारी क्यों खरीदेगा? USA ने तो WTO में कंप्लेंट की है भारत के खिलाफ कि भाई ये कभी भी उठ के एक दिन सुबह डिक्लेयर कर देते कि कल से ये बैन हो गया विथ इमीडिएट इफेक्ट, तो उनका जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता खत्म हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान एक नाम चर्चा में आया था अपने कॉन्ट्रेरियन व्यू के लिए। ये नाम था महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल घनवट का। जिस समय नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्टिंग फार्मर्स उन तीनों लॉज को रिपील करने की मांग कर रहे थे, घनवट का कहना था कि इन लॉज को और भी लिबरल बनाया जाए। बाद में घनवट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड उस कमेटी का हिस्सा बने थे जिसने फार्म लॉज पर एक रिपोर्ट तैयार किया था, सारे स्टेक होल्डर से बात करके। केंद्रीय सरकार ने किसानों के दबाव में आकर अंततः इन तीनों लॉज को रिपील कर दिया था। लेकिन घनवट का मानना है कि ये एक पूर्णतः पॉलिटिकल डिसीजन था जिसने इंडियन एग्रीकल्चर 2.0 की परिकल्पना पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। आज के इस कॉन्वर्सेशन में घनवट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स को अनाउंस कर सकती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा, जैसे कि MSP के दायरे में और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को शामिल करना। अनिल जी, सन 2020 में गवर्नमेंट ने ये फार्म रिफॉर्म लॉज को अनाउंस किया था और उस समय कई लोगों ने इसको बिल्कुल इंडियन एग्रीकल्चर का 91 मूवमेंट बताया था। जब इंडिया में एक्चुअली रिफॉर्म्स आया उसके बाद चीज़ें बदली, लेकिन फिर एक साल के अंदर पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। जिस तरीके से एक मुहिम खड़ा हुआ, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली इसको विड्रॉ करना पड़ा। उस पूरे प्रकरण के दौरान आप एक शायद अकेले नाम थे जो कि एक कॉन्ट्रेरियन वॉइस बन के उभरा था। आज हम 2 साल बाद इसकी बातचीत कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहूँगा कि जब आप देखते हैं पूरे प्रकरण को, हम क्या गलती हो गई और वेयर डिड इट रियली गो रॉन्ग? Actually, now we are back in square one.
जब से ये शरद जोशी जी के नेतृत्व में किसान संगठन शुरू हुआ, शेतकरी संगठन नाम से, पहले दिन से हमारी मांग ये थी कि किस खेती को खुला कर दो, जो आपने उसके पाँव में मीडिया डाल के रखी है वो तोड़ दो, हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं, किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं, हम अपने बलबूते पे खड़े रहेंगे, सरकार ने कुछ नहीं करना है, जो कर रहा है वो बंद करो, तो ही ये देश सुधरेगा, ये देश की कृषि अगले पायदान पे जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब गैट करार आ गया, जब WTO आ गया, तब हम अकेला संगठन था, शरद जोशी अकेले आदमी थे भारत में जिन्होंने उसका स्वागत किया। हमने दीवारों पे लिख दिया था, धन्यवाद डंकेल, दे दी हमें आज़ादी। तो यह आज़ादी की मांग हमारी 1980 के दशक से है और बहुत सारे आंदोलन हुए हमारे इस मांग के लिए, लेकिन सरकार ने कभी ये किया नहीं। पहली बार भारत में एक सरकार आई थी कि जो ये करना चाहती थी, तो इसीलिए हमने सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये बीजेपी माइंडेड हो गए, नहीं, हम बीजेपी माइंडेड नहीं हुए, आपको बीजेपी हमारे माइंड में आ गई थी। आपके तो लोग सरकार का एजेंट बदला रहे थे उस समय। हाँ, वो तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो हमें पिछले 40 सालों से हम मांग रहे थे, वो अगर कोई दे रहा है तो बस वो रूलिंग पार्टी करके उसको वापस करना तो मूर्खता हो गई। इसीलिए हमने उसको सपोर्ट किया और ये भी कहा कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, अगर वो सुधार नहीं हुए तो इसका भी कोई उपयोग नहीं होगा। ऐसा हमने क्लियर कट, मेरे आर्टिकल्स जो आए थे उसमें मैंने क्लियर कट लिख दिया था कि अगर ये सुधार नहीं हो तो इन सुधारों का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे याद है, आप कह रहे थे कि इससे और भी ज़्यादा मतलब एक्सपैंड करना चाहिए, जितना भी प्रोविजन है रिफॉर्म बिल में, और वो 3 लोग कानून जो आए थे, आप कह रहे थे कि इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, पहले तो 3 कानून तो ये थे कि एक APMC के बारे में था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में था, तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट के बारे में था। तो APMC में एक बदलाव था कि अभी जो APMC के प्रेमाइसेस में ही किसानों ने अपना माल बेचना है, ये कंपल्सन है आज भी, तो उन्होंने वो हटा दिया था। और APMC के बाहर भी कहीं भी अपने फार्म गेट से, रास्ते पर कहीं भी आप घर से ट्रेड कर सकते थे, ये एक उस पर प्रावधान था। दूसरा ये था कि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1000 किसान माल लेके आते हैं, 10 व्यापारी रहते हैं खरीदने वाले, तो वो उनका कार्टेल हो जाता है, तो किसानों की लूट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए ये फ्रीडम मिलता है तो किसानों का फ़ायदा होगा, कंपटीशन होगा, बहुत सारे परचेसेस आएंगे। और तीसरा ये था कि मार्केट सेस जो काटा जाता है किसानों के अमाउंट में से, तो वो इस कानून में था कि अगर प्रीमाइसिस के अंदर व्यापार होता है तो देना पड़ेगा, बाहर व्यापार होता है तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तो हमने इसमें जो सुधार रिकमेंड किए थे उसमें यह था कि आप जो लाइसेंस का ये कर रहे हैं उसमें लाइसेंस मत रखो, उसमें रजिस्ट्रेशन रखो सिर्फ कि भाई ये आदमी इसमें व्यापार करता है, और उसके डॉक्यूमेंट सिर्फ पैन कार्ड नहीं तो उसका आधार कार्ड, उसका रेसिडेंस प्रूफ वगैरह वो साथ में ले लो। तो वो अगर किसी को पैसे डुबा के चला जाता है, किसी के पैसे डुबा के निकल जाता है, तो उसको ढूंढना आसान हो, इसलिए ये एक सुझाव हमने दिया था। दूसरा ये था कि अगर प्रीमाइसिस के अंदर आप सेल्स ले रहे हैं, मार्केट सेल्स, और बाहर नहीं ले रहे हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। तो इसलिए अंदर भी मत लो, बाहर भी मत लो। जो प्रीमाइसिस के अंदर काम करते हैं उनको APMC कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका सर्विस चार्ज ले लो या रेंट ले लो आप अगर जगह दे रहे हैं, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो सकता है। ये सुझाव हमने दिए थे। और कहीं से भी कोई भी ऑपरेट करेगा तो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। ये हमारा APMC के बारे में सुझाव था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी उसके रिपोर्ट का मेजर फाइंडिंग्स क्या था? तो कुछ ही पॉइंट्स की बात हुई थी जब वो रिपोर्ट को सबमिट किया था आप लोगों ने, क्या मेजर फाइंडिंग्स क्या था उसमें? क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा था कि शायद आपने ये मेंशन किया था कि सिर्फ 13% फार्मर्स जो आए हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, बाकी इसके सपोर्ट में है। हाँ बिल्कुल। तो हमने जो रिपोर्ट कमेटी ने काम किया,
तो काफ़ी सारे किसान संगठनों के नेताओं से बात किए, जो ट्रेडिंग कर रहे इसमें उन लोगों से बात किए, ब्यूरोक्रेट से बात की, तो 76% वेर इन फेवर ऑफ द रिफॉर्म्स। ओके। तो उनको रिफॉर्म्स चाहिए थे। जो विरोध कर रहे थे ये तो बस वो अडानी अंबानी किसानों की ज़मीनी हत्या लेंगे वगैरह ऐसे जो बातें थी वो कर रहे थे। नहीं तो कुछ बोलते मोदी जी कर रहे तो ठीक ही होगा, ऐसे धारणा से आए थे। कोई बहुत अच्छी तरह से उसको कारण दे के विरोध करने वाला हमें उसमें दिखाई नहीं दिया। और बहुत सारे जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी ट्रेड में करने में जो मुश्किलें आ रही थी वो इसमें से हल हो सकते थे, वो अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते थे, ये सब उसमें था। तो दूसरा जो कानून था इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आज भी चल रही है। 15 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है। जी जी। 21 राज्यों में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फल फूल और सब्जियां, ये तो पहले से ही नियंत्रण मुक्त हो चुकी है। तो 21 राज्यों में ये तो चल रहा था, ये कानून नहीं आते तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और तीसरा कानून जो था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे में से उन्होंने ये सीरियल्स, पल्सेस वगैरह ये सब निकालते, ऑयल सीड्स के साथ का कमोडिटीज उसमें से निकाल दिए थे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव था। अगर इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे से अगर ये निकलते हैं तो वो शेड्यूल 9 के दायरे से भी निकल जाते हैं, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट शेड्यूल 9 में है। शेड्यूल 9 क्या है? ये एक ऐसा कानून है, एक शेड्यूल है, अगर उसमें जो भी कानून है उसके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ भी अगर निर्णय लेती है तो उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं रहती। अगर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, तो हम ये कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते भाई हम भी, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारी लूट हो रही है। नहीं, वो आपको न्यायालय में जाने का अधिकार ही उसमें ख़त्म हो जाता है। जैसे लैंड सीलिंग एक्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते। तो इसमें ये जो कमोडिटीज़ हैं ये निकाली गई थी, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसमें खामी ये थी कि अगर जो पेरिशेबल है उसमें आलू और प्याज, जी, ये दो कमोडिटीज़ पेरिशेबिलिटी है जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है, वो अगर निकाली जाती तो आज जो स्टॉक लिमिट लगा है प्याज पे, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, ये सब नहीं हो सकता। कभी एक्सपोर्ट बैन लग जाता है, ये करने की ताकत सरकार की ख़त्म हो जाती और इससे किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता। आज गेहूं पे बैन है, गेहूं के बैन की वजह से पंजाब के किसानों का कितना नुकसान हुआ इस साल आपको बताता हूँ। पंजाब का गेहूं का प्रोडक्शन हर साल 170 लाख टन का है, और ऑन एवरेज 170 लाख टन गेहूं पंजाब में तैयार होता है। इस साल शॉर्टेज की वजह से गेहूं के दाम 3,000 से 3,500 के रेंज में चल रहे थे। लेकिन सरकार ने दाम गिराने के लिए गेहूं पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। एक्सपोर्ट बैन लगाने की वजह से 3,500 में बिकने वाला गेहूं 2,000 में बेचना पड़ा। वे पर क्विंटल 1,500 रुपया गया। 1,000 पकड़ लो, 170 क्विंटल 170 लाख टन गेहूं, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1,000 रुपया पर क्विंटल से, तो 17,000 करोड़ रुपया जो डायरेक्ट पंजाब के किसानों की जेब में आता वो चला गया। आप कैलकुलेट करके 17,000 करोड़ रुपया। पंजाब का एग्रीकल्चर के लिए बजट कितना है? 13.89 हजार करोड़ रुपया, यानी जो बजट है टोटल, वो एक सीजन के एक क्रॉप में उससे ज़्यादा किसानों की जेब से चला गया। चावल के बारे में भी वही है, सरसों के बारे में भी वही है। मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। जो अनाउंसमेंट हुआ वो वाकई में सेटबैक था, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा है कि फार्मर्स का एक वर्ग है जो कि एक प्रोग्रेसिव रूट पर निकल पड़ा है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, उसके पास मार्केट लिंकेज है। कि पिछले 14-15 साल में हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़े सेगमेंट, एक हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन हो रहा है इस कंट्री के अंदर, और उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया है। तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि अगर नहीं भी इम्प्लीमेंट ये होता है
तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्या? क्या मतलब ये परसेप्शन जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इसलिए कि हर देश की एक इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिबिलिटी होती है। अगर ये कानून आ जाते और सरकार को इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस डालने की अगर पावर ख़त्म हो जाते तो कई देश हमारे साथ ट्रेडिंग करने के लिए उत्सुक हो जाते। अभी बांग्लादेश जो भी हमारा प्याज एक्सपोर्ट होता है उसमें से 26% बांग्लादेश खरीदता था, वहाँ एक्सपोर्ट होता था। लेकिन 2020 में बैन लगा दिया। वो मिन्नतें कर रहे थे, भाई वो जो बॉर्डर पे खड़ी हुई ट्रक्स है वो तो आने दो, इन्होंने नहीं छोड़े। तो उन्होंने प्याज के बजाय प्याज का बीज हमसे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वो खुद प्याज उगा रहे हैं। अब उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी हमारे प्याज पे ऊपर। ओके, यानी वो एक हमारा देश हाथ से निकल गया। ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज है, जापान, यूएसए ने तो WTO में कंप्लेंट की है भारत के खिलाफ कि भाई ये कभी भी उठ के एक दिन सुबह डिक्लेयर कर देते कि कल से ये बैन हो गया विथ इमीडिएट इफेक्ट, तो उनका जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता ख़त्म हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। भाई अगर खुला भी हो जाए तो उसको रिकवर करने में 5-10 साल जाएंगे कि भाई अभी इन पे विश्वास रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा है। आज प्याज इतना पड़ा है हमारे देश में, कोई लेने वाला नहीं है। तो इस तरह से हर चीज़ के बारे में, गेहूं का तो हम पूरा यूरोपियन मार्केट कॉन्कर कर सकते थे, इस साल नहीं कर सके। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करने वाला हमारा देश है और बैन लगा के रख दिया। तो बाकी ऑप्शन ढूंढेंगे ना, तो ये कहेंगे भारत तो कभी भी बैन कर देता है, चलो हम वियतनाम से लेंगे, इंडोनेशिया से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, लेकिन इनके पास से नहीं लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा आर्गुमेंट रहता है कि मतलब है कि आपको डोमेस्टिक सप्लाई पर भी नजर रखनी है, किसी तरह की स्कैरसिटी कहीं पर नहीं हो जाए। उसके पीछे मोर रहता है गवर्नमेंट का। हाँ ठीक है ना, आपको अगर उनको सस्ता खाने देना है तो हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाओ। आज किसी भी प्रोड्यूस की आप गूगल करके देख लो, बाकी देशों की, या चाइना से कंपेयर करो, यूएसए से कंपेयर करो, ब्राज़ील से कंपेयर करो, हम उनसे 4 गुना कम प्रोडक्टिविटी है हमारी। सोयाबीन हमारा 6 क्विंटल है तो उनका 35 क्विंटल है। कपास हमारा 7-8 क्विंटल है तो उनका 30 क्विंटल है। तो इतनी बड़ी तफावत है हमारे प्रोडक्शन में। तो उसको अगर बढ़ाते हैं तो खाने वाले को सस्ता मिलेगा। और वो करने के लिए हमें एडवांस सीड चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके लिए तो आप बैन लगा के बैठे हैं। उनका प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है? तो अच्छे बीज इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं सिंस 1980। लेकिन हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर तो बहुत कुछ देश को दे सकता है, लेकिन मुझे लगता है देना शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत ही मामूली है। जो उसका पोटेंशियल है जी, उसके हिसाब से बहुत ही मामूली कंट्रीब्यूशन है हमारा। अगर FDI आ जाता, जैसे इंडस्ट्री में 1991 के, आपने शुरू में जो कहा कि 1991 का फिर से एक नया दौर आएगा, तो बिल्कुल आ सकता था। 1991 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आ गया तो कितना नई नई कंपनियां आ गई, हमारा एम्प्लॉयमेंट उसमें मिल गया। वो अगर खेती में आ जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाता, तो आज हम जो टमाटर फेंक रहे हैं टुडे, हम तो फेंक रहे हैं किसान के दाम ही नहीं उसको, तो वो अगर कोई कंपनी आती है उसको प्रोसेस करती, उसका सॉस बनता है, उसका प्यूरी बनती, उसके और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो वो सब जब ग्लट होता है तब ये कंपनियां खरीद करके स्टोर करके रख देती है और उसको प्रोसेस करके बेचती है। जब शॉर्टेज होता है तो वो प्रोसेस्ड माल मार्केट में आ जाता है तो कंज्यूमर को सस्ते दाम में मिल जाता है। ऐसे अगर हर चीज़ में प्रोसेसिंग आ जाए और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं, तो फॉरेन फंडिंग अगर आ जाती है तो हमारा जो 40% पेरिशेबल जो प्रोड्यूस है हमारा, वो वेस्ट हो रहा है आज, वो वेस्टेज बंद हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा, उसको जो फेंक रहे हैं उसका पैसा होगा। और अगर रूरल एरियाज़ में ये फैक्ट्रीज लगती है, ये इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है इसमें। तो अगर जो हॉर्टिकल्चर आज कर रहा है उसे ज़्यादा अच्छा करना है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज आ जाने दो इस देश में,
तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। तो बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है जब आप मुड़ के देखते हैं तो सरकार ने ये जो डिसीजन लिया जो उसको रिपील करने का, ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन था ये? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन था। उसमें थोड़ा सा खालिस्तान का उनको बढ़ावा मिलने का डर भी शामिल था, लेकिन ये पूरा पॉलिटिकल डिसीजन था और ये बहुत ही धोखेदायक ऐसा डिसीजन है, क्योंकि अगले आने वाले 50 साल में कोई भी सरकार है वो फिर से वो कानून वो सुधार लाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि किसान ही उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अगर वो डटे रहते, जैसे वो 370 के बारे में, मैं मानसी ये सरकार जानी जाती है, इन्होंने कुछ हार्श डिसीजन लिया उसको पुल ऑफ भी किया है। हाँ, लेकिन ये शायद एकमात्र ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव था जिसको ये कैरी नहीं कर पाए। और उनको ये भी डर था कि 2 साल के बाद चुनाव है, 24 में चुनाव होंगे, तो चुनाव के दरमियान अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये हथियार ठीक है रहने दो, अगर नहीं चाहते किसान तो रहने दो। और उसकी पूरी बाढ़ पड़ी है पंजाब हरियाणा के किसानों के ऊपर। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब हरियाणा के किसानों के ऊपर हुआ है। और ये आंदोलन भी, इसमें कितने किसान शामिल थे ये भी डाउट है। कहा जाता है कि वही आड़तियों का इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा था, आड़तियों ने ये आंदोलन खड़ा किया था। और योगेंद्र यादव, कविता कुरकुंटे जैसे नेता जो सोशलिस्ट विचार के हैं, जो सब गवर्नमेंट ने करना चाहिए ये विचारधारा रखते हैं, उन लोगों ने उनको कुछ गलत सलत बता दिया कि अडानी अंबानी तो आपकी ज़मीन ले लेंगे वगैरह सब। तो ये बहुत ही गलत हो गया, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। अगले साल इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो इस एक्सटेंट तक जाए कि एमएसपी के ब्रैकेट में कुछ और प्रोडक्ट्स को जोड़ने की कोशिश की जाए या कोई कमिटमेंट किया जाए, प्रॉमिस किया जाए? क्योंकि नॉर्थ में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि एमएसपी, जिसमें शायद अभी 22 या 23 कमोडिटी है, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। अरे ये तो चुनावी रैलीज में तो करेंगे, उनको क्या है, क्योंकि वो आप जो आपके मैनिफेस्टो में लिखते हैं या चुनावी रैली में जो बोलते हैं वो करना ही चाहिए। सत्ता में आने के बाद ऐसा तो कानून है नहीं हमारे देश में, तो वो कहेंगे चुनावी जुमला था, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो शायद बीजेपी भी कहेंगे कि हम पूरे सभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एमएसपी देंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे, जो भी पार्टीज हैं वो सब कहेंगे, लेकिन ये दे नहीं सकते। आज 23 फसलों को ये एमएसपी है, एक गन्ने को एफआरपी है। कितने का प्रोक्योरमेंट होता है? सिर्फ गेहूं और चावल का होता है। कई जगह पर अगर सोयाबीन थोड़ा बहुत, वो भी आंदोलन वगैरह कुछ हुआ तो प्रोक्योरमेंट होता है, नहीं तो ऐसा प्रोक्योरमेंट होता ही नहीं है। तो ये सब अगर आ जाते हैं भाई, टमाटर, प्याज, आलू, ये पेरिशेबल्स अगर आते हैं तो गवर्नमेंट करेगी क्या, रखेगी क्या फैसिलिटीज है हमारे पास? तो ये पूरा सड़ने वाला मामला है। तो फिर ये हॉर्टिकल्चर ही क्यों? कल मुर्गी वाले कहेंगे कि भाई हमारे अंडे मुर्गियाँ भी, ये डेयरी की बात है। डेयरी का आज तो बहुत बड़ा बात हो सकता है। महाराष्ट्र में तो उस पर एजिटेशन होने की आवश्यकता ये है। अभी गवर्नमेंट कहती है कि गाय का दूध तैयार करने में 48 रुपया खर्चा आता है 1 लीटर का, और हम बेच रहे हैं 28 रुपये में। आज 20 रुपीज़ पर लीटर हमें अगर घाटा हो रहा है तो कौन करेगा ये बिजनेस? तो मांगेंगे एमएसपी, भाई आप कह रहे हैं 48 रुपये खर्चा तो दे दो हमें। हमारा एमएसपी को विरोध नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले मार्केट फ्री करो। मार्केट फ्री होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करे। और आप कानून बनाएंगे तो ये नहीं कहना कि भाई व्यापारियों ने इसी दाम से खरीदी करना चाहिए। व्यापारी क्यों खरीदेगा? उसको अगर आज एक चीज़ 100 रुपये में बिक रही है तो वो 90 से खरीदी करेगा, 95 में खरीदी करेगा। आप कहेंगे 120 से खरीद करके 95 में बेचो या 100 में बेचो, तो कौन करेगा? वो करेगा मैं खरीदी नहीं करता हूँ, मुझे जेल नहीं जाना है। क्योंकि कानून ऐसा बनाया था महाराष्ट्र में, अगर कोई एमएसपी के नीचे खरीद करता है तो उसको 6 महीना जेल में डालेंगे। तो उन्होंने खरीदी बंद कर दी, तो उनको रिपील करना पड़ा वो कानून। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, कहने के लिए अच्छी बात है,
और एमएसपी अगर होनी है तो ये इस चीज़ के लिए होनी चाहिए कि अभी उन्होंने अरहर इंपोर्ट किए, वो चना इंपोर्ट कर रहे, ऑयल इंपोर्ट कर रहे, सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे, सोयाबीन मिल इंपोर्ट कर रहे। ये इंपोर्ट उस हद तक हो कि जो एमएसपी तय होगी उसके नीचे दाम ना आए। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, समझो 5,000 रुपये आज सोयाबीन का एमएसपी है, आपको 3,000 रुपये अगर सोयाबीन कहीं मिल रहा है अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, तो उस पर इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ कि वो 5,000 के ऊपर रहे, तो यहाँ का मार्केट स्टेबल होगा। और उसके बावजूद भी दाम गिरते हैं तो गवर्नमेंट खरीदी करेगी। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुला रखते हैं तो ये नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि किसानों को जो एमएसपी तय होती वही बिल्कुल वजह गलत तरीके से निकाली जाती है। हम तो कहते हैं कि ये बंद ही कर दो, सीएससीपी ये बिल्कुल गलत काम कर रही है। उनका एमएसपी निकालने का तरीका ही अलग है। मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, हमें जो सिखाया जाता है, जो उसके कल्टीवेशन के प्रोसेस है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से जो खर्चा आज के रेट में निकलता है, लेबर का कॉस्ट क्या है, जो उसके प्लाविंग का कॉस्ट क्या आता है, ट्रांसप्लांटिंग का, उसके हिसाब से जो अमाउंट आती है उसके ऊपर आप 20% जोड़ के दे दो या 50% जोड़ के दे दो, वो रहेगा हमारा एमएसपी। लेकिन प्रोक्योरमेंट का कंपल्शन नहीं है, आप उसको फ्री रहने दो इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके बावजूद अगर दाम गिरते हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो खरीदना। लेकिन ये कोई भी पार्टी ये नहीं करेगी, उनको ये सिर्फ किसानों के बलबूते पे दाम कम रखने हैं। आज गेहूं के दाम हम कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, ये चावल के दाम अभी कम हो गए। ये किसके बलबूते पे? आप किसानों के जेब में से निकाल के दे रहे कंज्यूमर को, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये किसानों ने इसका विरोध करना चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी नहीं चलती। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी मिलता है वो हमें मिलने दो, हम अगर कभी घाटे में जाए तो आपको कुछ मांगेंगे नहीं, वो सवाल हम सहेंगे, लेकिन जब हमें 2 पैसे मिलते हैं तब आप आड़े मत आओ। ये सीधा सीधा हमारे आइडियोलॉजी का बेस है। एक आखिरी सवाल आप रखना चाहूँगा, अगले 5 साल में क्या आप देख रहे हैं कि कुछ मतलब जिन लाइंस पर आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो किसी तरीके से कम बैक होगा या चीज़ें अपने आप हो जाएंगी? मतलब जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग धारणा है कि एक वर्ग है जो कि पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है, जो कि हॉर्टिकल्चर में है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, मार्केट लिंकेज का नया एवेन्यूज़ देख रहा है, ये अपना रास्ता खुद तय करने के। मुझे नहीं लगता कोई पार्टी इस तरह के रिफॉर्म्स फिर लाएगी, क्योंकि अभी मेन अपोनेंट तो कांग्रेस है, उसके अलाइज है। कांग्रेस ने तो इसकी नींव डाली है ये किसानों के शोषण की। शेड्यूल लाइन पहले जो अमेंडमेंट हुए उसमें शेड्यूल लाइन लाया गया और ये सब कानून उसमें डाल के हमारा न्याय मांगने का भी अधिकार छीना गया। जो सेकंड प्लान हो, द फायर प्लान, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि किसानों को उनके उपज के खर्चे के हिसाब से दाम देना देश के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए जो लगता है रॉ मटेरियल वो सस्ते में मिलना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए लगने वाला जो लेबर है वो देहातों से सस्ते में मिलना चाहिए, इसीलिए खेती उपज के दाम कम रहना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये पॉलिसी कांग्रेस की रही है और हमें उम्मीद थी कि बीजेपी आने के बाद शायद कुछ बदल होगा, तो उनसे भी ज़्यादा गंभीर तरीके से शोषण कर रही है।